हेलो एवरीवन। हम लोग इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। जिस तरीके से हमने पार्लियामेंट के सेशंस देखे थे, अब हम लोग देखते हैं कुछ सेशंस और उसकी टर्म्स विच आर एसोसिएटेड विद स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल सेम प्रक्रिया है जैसा कि सेंट्रल लेवल पर एग्जिस्ट करती है इंडियन पार्लियामेंट में वैसी स्टेट लेवल पर एग्जिस्ट करती है। नंबर 1 समरी। बस यहाँ पर ऑफिसर जो हैं, जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनका डेजिग्नेशन बदल जाएगा। ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट के लेवल पर अगर हम लोग बात करें, हर एक हाउस को कौन समन करता है? प्रेसिडेंट। राज्यों के लेवल पर इट इज़ गवर्नर। तो गवर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू मीट। मैक्सिमम गैप जो होता है 2 सेशंस जो विधानसभा के होंगे उनके बीच में, विधानसभा नहीं बोलना चाहिए मुझे इकलौता, क्योंकि किसी राज्य के अंदर देयर इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर ऑल्सो। मैक्सिमम गैप जो हो सकता है इट कैनॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। डैट इज स्टेट लेजिस्लेचर को साल में एटलीस्ट 2 बार तो मिलना ही पड़ेगा मिनिमम। अब जो एक सेशन होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, उसके अंदर बड़ी सारी सिटिंग्स हो सकती है। ये वही वाली बात है। मतलब देखो, आपने देख लिया होगा इतना तो अभी तक ज़्यादा शरिया के पार्लियामेंट चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कशन होती है। फिर जब ये स्टेट लेजिस्लेचर वाले चैप्टर है, छोटा ये जल्दी बोलकर वाइंड अप करने की कोशिश करता है बस ये। ठीक है। उसके बाद एडजर्नमेंट की वजह से होता क्या है, एक पर्टिकुलर सिटिंग के अंदर जो वर्क होता है वो सस्पेंड हो सकता है फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, जो कि कुछ घंटों के लिए हो सकता है, कुछ दिनों के लिए और कुछ हफ्तों के लिए। और जबकि एडजर्नमेंट सिने डाई का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर की जो सिटिंग होती है वो टर्मिनेट हो जाती है इनडेफिनेट पीरियड के लिए। जो पावर होती है एडजर्नमेंट की एज वेल एज एडजर्नमेंट सिने डाई की, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है, हाउस के। यानी कि विधानसभा के केस में किसके पास? लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में किसके पास? स्पीकर। और विधान परिषद के केस में किसके पास? बताओ, चेयरमैन। ठीक है। वहां पर चेयरमैन, लेकिन कोई ऐसा वाइस प्रेसिडेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। उसके बाद प्रोरोगेशन। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है अपने रिस्पेक्टिव हाउस का, फिर चाहे वो स्पीकर हो इन केस ऑफ विधानसभा या चेयरमैन हो इन केस ऑफ विधान परिषद, वो डिक्लेयर करते हैं दैट हाउस इज एडजर्न सिने डाई जब जो बिजनेस है एक पर्टिकुलर सेशन का वो कंप्लीट हो चुका हो। कुछ दिनों बाद गवर्नर एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं दैट पर्टिकुलर सेशन जो है एक पर्टिकुलर हाउस का वो प्रोरोग हो चुका है। और इंडियन पार्लियामेंट में ऐसा नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है। हाउएवर गवर्नर जो है वो प्रोरोग कर सकता है हाउस को जो सेशन में हो। याद है वो वाली चीज़ कि अगर सेशन चल रहा हो, जो भी बिल्स वगैरह पास होने, होमवर्क कंप्लीट हो गया हो, अब कोई आगे खर्चे वाली बात है करना, मीटिंग्स को बैठाना कोई मतलब नहीं है, तो उससे पहले भी गवर्नर जो है वो हाउस को प्रोरोग कर सकता है। लेकिन किसके कहने पे? कौन बोलेगा गवर्नर को? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है। तो आई थिंक ये वाली चीज़ आपको क्लियर है बहुत अच्छे से। अब अनलाइक एन एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन जो है इट टर्मिनेट्स अ सेशन ऑफ द हाउस। और जबकि एडजर्नमेंट जो है वो किसको टर्मिनेट करता है? जस्ट सिटिंग को। प्रोरोगेशन करता है पूरे के पूरे एक सेशन को। राइट। अगला है डिसोल्यूशन। फोर्थ था मैंने, हाँ ठीक है। डिसोल्यूशन, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वो तो एक परमानेंट हाउस होता है, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। परमानेंट हाउस तो होता है, लेकिन राज्यों के लेवल पर इसका जो अस्तित्व होता है ना, वो किसकी मेहरबानी है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? शायद विधानसभा, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। श्रेया, होता क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना, उसका ही पूरा का पूरा जो प्रोसीजर होता है कि कभी भी विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना है या उसको बिगाड़ना है। या आप इनिशियल लेक्चर्स देखना मतलब पार्लियामेंट वाले, तो आपको समझ में आएगी वाली बात। समझ लो श्रेया, जो विधानसभा होता है ना, वो डिसाइड करता है कि विधान परिषद एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो बहुत सारे राज्यों में जैसे तमिलनाडु वगैरह में ऐसा चलता था कि आया फिर हटा दिया गया कुछ साल बाद, फिर आया फिर कुछ हटा दिया गया कुछ साल बाद।
यानी कि उनकी मेहरबानी से चलता है, फर्स्ट हाउस की मेहरबानी से, ये वाला हाउस। ओके, तो ओनली द लेजिस्लेटिव असेंबली इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, जैसा कि इंडियन पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर में विच हाउस इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन? ओनली लोकसभा। तो अनलाइक प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन जो है वो जो एग्जिस्टिंग हाउस होता है विधानसभा, उसकी जो पूरा का पूरा जो 5 साल होते हैं उसको डिसॉल्व कर देता है, और न्यू हाउस इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द फ्रेश जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड। अब देखो इसी के अंदर देखो ये सारी बातें कर रहा है, देख रहे हो श्रेया, बिल की बात भी यहीं हो रही है, सब कुछ यहीं हो रहा है, ठीक है। द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लैप्सिंग ऑफ बिल, बिल कब लैप्स कर जाएंगे? ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द विधानसभा, इसके बारे में हम जानते हैं। विधान परिषद की तो बात आप जान गए होंगे कि वो तो लैप्स हो नहीं सकता, वो तो भंग हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक जो बिल जो पेंडिंग है असेंबली के अंदर वो लैप्स कर जाता है कब? अ बिल पेंडिंग इन द असेंबली लैप्सेस वेदर ओरिजिनेटिंग इन द असेंबली, वो अगर विधानसभा में अगर ओरिजिनेट हुआ हो, या इट इज ट्रांसमिटेड टू विधानसभा बाय विधान परिषद। कुल मिलाकर वो कहाँ घूम रहा था, कहाँ पेंडिंग चल रहा था? विधानसभा के अंदर, एंड आगे कोई प्रक्रिया नहीं हो रही थी। अब वो ओरिजिनेट हुआ विधानसभा के अंदर, आगे कोई प्रक्रिया नहीं हो रही थी। वो ओरिजिनेट हुआ मान लो विधान परिषद के अंदर, एंड उसके बाद वो बिल आ गया विधानसभा के अंदर, लेकिन विधानसभा ने अभी तक उसके ऊपर कोई आगे प्रक्रिया नहीं कैरी फॉरवर्ड करी, तो वो बिल लैप्स कर जाएगा। ये कब की बात हो रही है, किस केस में? डिसोल्यूशन के केस में। यानी कि फ्रेश जब विधानसभा बनेगी तो ये वाला बिल जाएगा क्या वहाँ पर? ऐसा कोई बिल नहीं जाएगा। ये वाली बात समझ गए ना श्रेया? विधानसभा में ही ओरिजिनेट हुआ है वो वाला बिल, या फिर विधानसभा को दिया गया है विधान परिषद के द्वारा। यहाँ पर और इसलिए लिख रखा है ये वाली कंडीशन, एक तो ये हो सकता है कि विधान परिषद में ओरिजिनेट हुआ हो, दूसरी चीज़ जिन जिन राज्यों के अंदर विधान परिषद है उसके केस की बात हो रही है यहाँ पर, जहाँ हाँ जी विधानसभा के अंदर अप्रूवल पेंडिंग है। ओके, उसके बाद अब बिल पास बाय द असेंबली, ठीक है, विधानसभा ने इस बिल को पास कर दिया है, बट इट इज़ पेंडिंग इन काउंसिल, विधान परिषद के अंदर वो चीज़ अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, तो वो लैप्स कर जाएगा। तीसरी चीज़, एक जो बिल है वो काउंसिल के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है, विधान परिषद के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है, बट नॉट पास बाय द असेंबली। बिल जो है विधान परिषद के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, और विधानसभा ने इसको पास करा ही नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है मेन हाउस तो यही है, लैप्स कर जाएगा। सॉरी, ये लैप्स नहीं करेगा, सॉरी ये लैप्स नहीं करेगा। मैं बार बार ये विधानसभा विधान परिषद इसलिए लिख रहा हूँ, वीपी और वीएस, इसमें कंफ्यूज मत होना। पता है क्यों यार? पेपर के अंदर ना इसके नंबर कटते नहीं है, वैसे आप विधानसभा विधान परिषद लिखो, लेकिन अब बार बार आप देख रहे हो जैद ये लिखोगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो श्रेया वो आंसर राइटिंग इतनी लंबी हो जाएगी कि पेपर ही हो सकता है हम टाइम वेस्ट करने लग जाए बार बार ये लिखते लिखते। इसलिए आप एक बार लिखकर ब्रैकेट में विधानसभा विधान परिषद, जैसा आपको ठीक लगे, या फिर डायरेक्टली भी आप इसको यूज़ करो ना, तो आपके कोई नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। हाँ, मैं एक बार इसको थर्ड पॉइंट को फिर से पढ़ाता हूँ, सॉरी। हाँ, पेंडिंग मतलब अभी उसके ऊपर कोई प्रक्रिया हुई नहीं है। पास का मतलब ये कि वोटिंग होने के बाद ये चीज़ नहीं देखी गई है कि वो मेंबर्स उसको चाह रहे हैं पास करवाना कि नहीं चाह रहे हैं। मतलब अभी वो चीज़ पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी उसके ऊपर कोई वोटिंग इनिशिएट नहीं हुई है। और नॉट पास का मतलब है वोटिंग हो गई है लेकिन पास ही नहीं हो पाया मेजोरिटी से, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब बिल पेंडिंग इन द काउंसिल, कौन सा हाउस है? विधान परिषद। बिल एक काउंसिल में वो है, अभी उधर पेंडिंग चल रहा है,
बट नॉट पास्ड बाय द असेंबली। अभी तक असेंबली ने उसको पास नहीं करा है, अभी तक पास नहीं करा है, इट डज नॉट लैप्स। ये वाली जो प्रक्रिया है ना, ये स्टेट लेवल पे एग्जिस्ट करती है। उसके बाद बिल जिसको असेंबली ने पास कर दिया है, अगर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है तो, दूसरा हाउस नहीं है, या फिर दोनों हाउसेस ने पास कर दिया अगर बाइकैमरल स्टेट है वहाँ पर तो, बट सिर्फ गवर्नर के सिग्नेचर हमें चाहिए या प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हमें चाहिए, वो लैप्स नहीं करता। आप कहोगे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए, मैं पढ़ाऊँगा आपको स्टेट लेजिस्लेचर वाले इसी चैप्टर के अंदर कि कभी कभार ना कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है कि गवर्नर कुछ सर्टेन बिल्स को रिजर्व करके रख लेता है कि प्रेसिडेंट से साइन करवाऊंगा मैं। तो विधानसभा के भी कुछ कुछ बिल जो होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं कभी कभार, या विधानसभा नहीं कहना चाहिए मुझे, राज्यों के लेवल के जो बिल्स होते हैं वो भी चले जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के बिल्स प्रेसिडेंट के पास साइन करवाने के लिए, जब गवर्नर उसको रिजर्व करके रख लेता है कि प्रेसिडेंट को से साइन करवाने की ज़रूरत है इस बिल के ऊपर, इसलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट लिख रखा है। ऐसा मत सोचना कि ये प्रेसिडेंट यहाँ पर कहाँ से आ गए, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस के अंदर होता है। वो क्या केसेस होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये भी लैप्स नहीं करता। उसके बाद एक जो बिल जिसको पास कर दिया है असेंबली ने, अगर यूनिकैमरल स्टेट है वो तो, या दोनों हाउसेस ने पास कर दिया इन केस ऑफ बाइकैमरल स्टेट, बट ध्यान से सुनना, गवर्नर ने नहीं, वो वाले बिल जो कि प्रेसिडेंट को दिए गए हैं गवर्नर के द्वारा, प्रेसिडेंट ने वापस भेजा इसको एक पर्टिकुलर हाउस की या हाउसेस की रिकमेंडेशन के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए, रिकमेंडेशन तो नहीं सॉरी, रिकंसिडरेशन के लिए। अब ये हाउस या हाउसेस को लिख रखा है, यानी कि अगर यूनिकैमरल स्टेट है तो फिर ज़ैद कोई मुद्दा उठता ही नहीं है, फिर तो वो विधानसभा के पास ही जाना है। विधान परिषद से अगर पास होकर वहाँ पर वो गया है तो वो दूसरे हाउस को भी दे सकते हैं प्रेसिडेंट, वो भी लैप्स नहीं करता। क्यों? क्योंकि सिर्फ दोबारा एक रिकंसिडरेशन के लिए जो है वो भेजा गया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पार्लियामेंट के केस में क्या होता था, प्रेसिडेंट कितने बार जो है वो भेज सकते थे लोकसभा या राज्यसभा को रिकंसिडरेशन के लिए? दूसरी बार में पास करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जब ये उसको भेज रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडरेशन के लिए, और रिकंसिडरेशन करने के बाद विधानसभा या विधान परिषद ने प्रेसिडेंट को ये बिल भेजा, तो ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा? बताओ। नहीं, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो, विधानसभा या विधान परिषद जो कि स्टेट लेवल के लेजिस्लेचर हैं, प्रेसिडेंट ने उनको रिकंसिडरेशन करने के लिए बोला बिल। जैसे पार्लियामेंट के केस में तो एक ही बार बोल सकता है, चाहे प्रेसिडेंट को ठीक लगे चाहे ना लगे, उसको तो फिर करना ही पड़ेगा साइन। यहाँ पर साइन करना ही पड़ेगा क्या ज़ैद प्रेसिडेंट को? होगा क्या? नहीं, प्रेसिडेंट मजबूर नहीं होता यहाँ, ठीक है। आगे हम और देखेंगे इसके बारे में जब हम बात करेंगे इस चैप्टर में, और प्रेसिडेंट वाले चैप्टर के अंदर भी ये चीज़ और डिटेल में डिस्कस होगी जब हम प्रेसिडेंट और गवर्नर को साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं कोरम की। कोरम आपको पता ही है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एक पर्टिकुलर हाउस के बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, चलाने के लिए, सेटिंग को, या बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं विधानसभा विधान परिषद में, उसके लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हमें चाहिए होते हैं प्रेजेंट। ये कितना होता है? अब ये जो है 1/10 वाली प्रक्रिया तो होती है, लेकिन देखो क्या होता है, हर एक राज्यों के अंदर विधानसभा और विधान परिषद के नंबर अलग अलग है कि नहीं है, बताओ, है ना। तो यहाँ पर एक स्पेशल प्रक्रिया ये बनाई जाती है, 10 मेंबर या 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो भी इनमें से बड़ा हो ना, जो भी इनमें से बड़ा हो, या तो 10 मेंबर हैं उधर की विधानसभा विधान परिषद के अंदर, या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जो भी नंबर बड़ा निकल कर आ रहा है उसको माना जाएगा एज अ कोरम। इफ देयर इज नो कोरम ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द हाउस, तो ड्यूटी होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ईदर टू एडजर्न द हाउस और टू सस्पेंड द मीटिंग अंटिल देयर इज अ कोरम। एडजर्न, ये लेकिन क्या इस केस के अंदर एडजर्न सिनेडाई हो जाएगा क्या, बताओ?
प्रोरोगेशन हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, नहीं, ठीक है, कि गुस्सा हो गया वो क्या रहने दो, फ्रेश इलेक्शंस करवाते हैं, आता तो कोई है नहीं। जैसे ज़्यादा कभी कभार मेरा मन करता है लाइफ क्लास में कोई नहीं आता, फ्रेश फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करते हैं, चलो। उसके बाद वोटिंग इन हाउस, सारे के सारे जो मैटर्स होते हैं एट एनी सिटिंग ऑफ ईदर हाउस, ये डिसाइड करे जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, एक्सक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, क्योंकि वो सेकंड इंस्टेंस के अंदर वोट करता है। सिर्फ कुछ गिने चुने मैटर्स जो कि स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लाइक स्पीकर का रिमूव होना, ऑब्वियसली बात है स्पीकर विधानसभा से होता है, रिमूवल ऑफ द चेयरमैन ऑफ द विधान परिषद, इन सारे मुद्दों के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पड़ती है, ना कि ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, स्पीकर इन केस ऑफ विधानसभा एंड चेयरमैन इन केस ऑफ विधान परिषद, या कोई भी पर्सन जो कि एक्ट कर रहा हो स्पीकर या चेयरमैन की पोस्ट पर, दे डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, बट वो कास्टिंग वोट एक्सरसाइज करते हैं अपना इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट। ये वाली बात पता है ना? डन। लैंग्वेज क्या चलती है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर? यहाँ पर ज़्यादा जूता चप्पल बसते हैं, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली क्या लिखा जाता है? संविधान ने डिक्लेयर कर रखा है कि जो राज्यों के लेवल पर भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज या लैंग्वेजेस होगी वो होगी इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर में सेटिंग वगैरह या उसके बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। हाउएवर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, दे कैन ऑल्सो परमिट अ मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग। स्टेट लेजिस्लेचर जो है, इट इज़ ऑथराइज टू डिसाइड कि इंग्लिश को कंटिन्यू करना है कि डिसकंटिन्यू करना है एज अ फ्लोर लैंग्वेज। इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, राइट दिया गया था बेसिकली, कि जब 15 साल हो जाएं कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट को, वही सेम चीज़ जो हमने पार्लियामेंट के लेक्चर में पढ़ी थी, फ्रॉम 1965, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 15 साल 1965, ठीक है, कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो डिसाइड कर सकता है कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखना है या डिसकंटिन्यू रखना है। अब यहाँ पर हुआ क्या? पार्लियामेंट के केस के अंदर क्या हुआ? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, दोनों को ही कंटिन्यू रखा गया। यहाँ पर देखो, इन केस ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, ये जो टाइम लिमिट है ये 25 साल रखी गई, एंड अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिज़ोरम यहाँ पर ये 40 साल रखी गई। ये 40 साल 25 साल किसकी बात हो रही है? सिंस द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब इनके साथ ऐसा करा गया था। अब तो हालांकि टाइम ड्यूरेशन बहुत आगे निकल गई है, तो हम क्या बोल सकते हैं? संविधान क्या कहता है? राज्यों की व्यवस्था के लिए वहाँ पर भी इंग्लिश हिंदी जो है वो यूज़ हो सकती है, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर जो हों विधानसभा या विधान परिषद के अंदर, वो एमएलए एमएलसी को बोल सकते हैं कि आप अपनी मदर टंग का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, हाउस को एड्रेस करने के लिए। अब जैसे सेंट्रल लेवल पर अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ना, तो श्रेया राज्यों के लेवल पर जो होता है वो होता है एडवोकेट जनरल, लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, और यहाँ पर जो था अटर्नी जनरल, ये था लॉ ऑफिसर ऑफ यूनियन। अब देखो, इन एडिशन टू द मेंबर्स ऑफ अ हाउस, हर एक जो मिनिस्टर और जो एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का, दे हैव द राइट टू स्पीक, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस और इट्स कमिटीज जिसके वो मेंबर हैं, विदाउट बीइंग एंटाइटल्ड टू वोट, ठीक है। दो रीजंस होते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के पीछे, ये एडवोकेट जनरल वाली बात रखी जा रही है, विदाउट बीइंग एंटाइटल्ड टू वोट। एक जो मिनिस्टर है वो पार्टिसिपेट कर सकता है अपनी हाउस की प्रोसीडिंग्स में, ठीक है, ऑफ विच ही इज़ नॉट अ मेंबर, यानी कि अगर कोई पर्सन एमएलए है, अच्छा ये वाली बात हर एक राज्य में तो लागू होगी नहीं, ये तो वहीं की बात हो सकती है, वाला पहला पॉइंट तो जहाँ पर बाइकैमरल जो है स्ट्रक्चर हो, दो हाउस एग्जिस्ट कर रहे हो, ये वाली बात तो वहीं हो सकती है, राइट श्रेया? तो यहाँ पर अगर कोई पर्सन एमएलए है, और एमएलए कहाँ से होते हैं? विधानसभा से, प्लस वो मिनिस्टर है, तो वो जाकर विधान परिषद में बैठ सकता है क्या एमएलसीज के साथ? बिल्कुल। उसके बाद अगर मैं इसको वाइसी वर्सा कर दूं, तो पर्सन एमएलसी है और वो मंत्री है, तो वो जाके बैठ सकता है क्या विधान
सभा में। यस, एक जो मिनिस्टर है जो कि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, यानी कि ना ही वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ना ही वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ना ही वो विधान सभा से है, ना ही वो विधान परिषद का मेंबर है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है हाउस की प्रोसीडिंग्स में, दोनों हाउसेस में, ठीक है। लेकिन इसको अपनी जो सदस्यता है कब तक सिद्ध करनी पड़ेगी? अ पर्सन कैन रिमेन, यस, अ मिनिस्टर फॉर 6 months without being a member of either house of the state legislature. तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एंड उसके साथ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।